क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, वेक्टर चेंजेस व्हेन वी। तो पहले तो आंसर मार्क कर लो। 1 का आंसर विल बी सी। ये आया आपका आंसर। कौन सा कंसेप्ट लगा है इसमें, बोलिए। वेक्टर के डायरेक्शन का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे, क्या हो गया आज। तो हम कोई सा भी वेक्टर अगर बना लें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, मान लो ऐसा बना लिया हम, या कोई भी डायरेक्शन में बना लें, तो एक बात बताओ, हमने क्या लर्न किया। इसको अगर हम कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर दें तो वेक्टर रिमेन्स सेम। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्टिंग से तो ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद मान लो किसी बच्चे ने कोऑर्डिनेट एक्सिस ये ले लिया, उसके लिए वेक्टर ये होगा। और किसी दूसरे बच्चे ने कोऑर्डिनेट एक्सिस ये ले लिया, तो उसके लिए भी वेक्टर यही होगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ बेटा? नहीं चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज हुआ? वो भी नहीं, नहीं डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ ना, डायरेक्शन तो अभी भी वही है। इस पेन को ऐसे रख दो तो वेक्टर का डायरेक्शन अभी भी चेंज नहीं हुआ ना। एक्सिस चाहे तुम कोई सा भी ले लो, है ना। एक्सिस आप कोई सा भी ले लो, इसका डायरेक्शन ही भी चेंज नहीं हुआ है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं है। लेकिन अगर तुमने इस वेक्टर को घुमा दिया तो उसका क्या चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और डायरेक्शन जैसे चेंज हो जाएगा तो वो वेक्टर वेक्टर नहीं रहेगा, एक नया वेक्टर बन जाएगा। ये हमने लर्न किया था। तो ये कंसेप्ट है इसके पीछे। जिनको भी डाउट है प्लीज पूछ लेना। मिनिम ये तो करा था हमने। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स whose vector sum can be equal to 0 is 3। ये भी करा था हमने। क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? 6 न्यूटन और 8 न्यूटन वाला फोर्स। क्या करते हैं हम इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? 8 + 6 14। एंड व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? तो अपना आंसर 2 और 14 के बीच में आएगा। ठीक है, ये है कंसेप्ट। 2 और 14 के बीच में एक ही नंबर है, कौन सा? 11। ये आया आपका आंसर, 11 न्यूटन। तो मैं साथ में कंसेप्ट भी लिखता जा रहा हूं, जो जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, ये तो क्लास में करा था हमने। वहां पर शायद 3 4 और 5 था अपने पास। यहां पर क्या है? 5 12 और 13। अगेन इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा बेटा? 13। तो ये तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था, डायग्राम से भी बना सकते हो आप। अगर हमें ये पता है कि 12 5 और 13 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और अगर आपको डायग्राम से नहीं बनाना है, तरीका क्या है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स।
दोनों तरीका याद रखना है, क्योंकि ये वाला जो तरीका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायरिंग कैसे करते हैं हम? मॉड लगाकर। और इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी डॉट सी। ए डॉट ए विल गिव यू ए स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए, और बी डॉट बी विल गिव यू बी का स्क्वायर, सी डॉट सी विल गिव यू सी का स्क्वायर। पढ़ा था हमने, याद करो। बोला भी था मैंने आपको याद करने के लिए। इधर देखो, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना देगा बेटा? 12 का स्क्वायर विल बी 144। बी का स्क्वायर कितना देगा? 25। सी का स्क्वायर कितना देगा? 60। ये तो चला गया। ए डॉट बी और बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? 2 ए डॉट बी। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर। 2 a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी का एक्सपेंशन क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल। अब ए 0 है हमारे पास? नहीं, ए का वैल्यू 12 दे रखा है। बी 0 है हमारे पास, बी का वैल्यू 5 दे रखा है, तो क्या 0 होगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? पाई/2, मतलब 90 डिग्री। यही चीज आपने यहां पर डायग्राम से बनाया। 5 नंबर, पहला वाला। तो ये कौन से लॉ से सही है? ट्रायंगल लॉ लिखा हुआ है, तो दिस इज करेक्ट। ये क्या लिखा हुआ है? पैरेललोग्राम लॉ, पढ़ा होगा हमने। क्या है पैरेललोग्राम लॉ? एडजेसेंट वेक्टर को जब आप ऐड करते हो तो आपको कौन सा डायगोनल मिलता है? दोनों के बीच का डायगोनल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सिखाया था मैंने क्लास में। ये ये ध्यान से देखना, ये दिखता नहीं है एक बार में। ठीक है, सपोज इसी डायग्राम को देखना, पी वेक्टर। ठीक, ये क्या था आपका? क्यू वेक्टर। हमने और क्या लर्न किया है? कि अगर आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दो तो वेक्टर रिमेन्स सेम। तो क्यू वेक्टर को इस डायग्राम के हिसाब से कहां शिफ्ट करेंगे? पैरेलली, ऐसे कर सकते हैं। और अगर ये आपने कर दिया तो पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड विल गिव यू व्हाट? रिजल्टेंट। ये भी सही हो गया। तो गलत कौन सा होगा? ये। हम सभी को पता है ट्रायंगल को अगर क्लोज कर दोगे तो तीसरा वाला वेक्टर क्या होता है? उसका डिफरेंस। तो आंसर क्या होगा? डी। इनकरेक्ट पूछा है। 6, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम का रेशियो। ठीक है, तो मैक्सिमम कैसे आएगा? पी प्लस क्यू। मिनिमम कैसे आएगा? पी माइनस क्यू। तो इसमें डालो अब। पहला इक्वेशन डालोगे, पी का वैल्यू 2q, तो 2q प्लस क्यू विल गिव यू 3q। 2q माइनस क्यू विल गिव यू q। दिस विल गिव यू रेशियो ऑफ 3:1। कौन सा कंसेप्ट लगाया? देखो फिर से वही वाला है ना। क्वेश्चन नंबर टू क्या था? मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर इज प्लस, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज माइनस। लास्ट, फिर आ गया ये। इसको कर ही देते हैं आज। 7 का सॉल्यूशन नोट कर लो अगर नहीं हुआ है तो। ठीक है, फिर आ गया तो कम से कम करे।
इस पर स्टार लगाओ, इसको मैंने कहा ना, कल बुक देख रहे थे, ये दोनों में था, जेई वाले में भी था और नीट वाले में भी था। 2013 या 2014 में था, कहीं था। स्टार लगाओ इसके ऊपर। ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब समझने वाला प्रक्रिया, ये वाला लाइन जो है यही है समझने वाला। यहां पर देखो, आपने क्या लिखा है अंदर में, दो वेक्टर्स लिखे हुए हैं, दिख रहा है सभी को, और उनका क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस। तो वेक्टर्स का डिफरेंस लिखा हुआ है मॉड के अंदर। तो जब आप वेक्टर्स का डिफरेंस रखते हो या डिफरेंस वेक्टर का सम रखते हो, तो आपको नहीं लगता कि ये लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू क्या होता है बेटा, ए डॉट ए। वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देखता है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दिस मींस ये क्या लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट। इधर वाला क्या लिखा हुआ है, ये नॉर्मल नंबर्स लिखे हुए हैं बेटा। क्यों नंबर्स लिखे हुए हैं, जब आप मॉड लगाओगे ए वेक्टर का, तो वेक्टर का क्या आएगा, बस और बस मैग्नीट्यूड। तो ये बस नंबर लिखा हुआ है ए, ये बस नंबर लिखा हुआ है बी। तो बस नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन जब आप ये करोगे, ये वाला, तो ये आपको क्या देगा, मैं बेसिक से कर दे रहा हूं, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस ये। फिर से करके दिखा देता हूं मैं। स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा, कैसे लिखते हैं हम इसको, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू एंगल बिटवीन देम। तो दो अगर सेम वेक्टर हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, बोलो। दो सेम वेक्टर हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। तो कॉस जीरो ऐसे आता है, ये सिखाया मैंने आपको क्लास में। ये जो मैंने यहां पर लिखा ये ऐसे आता है। तो इसको क्या लिख दोगे, काटा पीटी कर लो, हो गया काम। ए डॉट बी को क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। मॉड ए से मॉड ए गया, बी से बी गया। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1। थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0। ये नोट कर लो, ये दो तीन जगह तो दिख गया मुझे, जिनको नहीं बना।
1 to 7 में किसी को कुछ पूछना है? चार नंबर का सवाल है ना, 4। आजकल बड़ा आसान सवाल सब पूछने लगा है जेई और नीट में। हाँ? बहुत आसान है यार। चैप्टर में 2 3 4 5 सवाल, मतलब 10% मान के रखो, थोड़ा सा टफ है, वो भी एडवांस वाला, जेई एडवांस वाला। बाकी तो मेन जेई मेंस और नीट वाला तो नहीं है। तब वो आराम से होगा, बढ़िया होगा। मुझे लगा कि बहुत अलग तरीके से पूछते होंगे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन मंगवाया है देखने के लिए। तो कुछ नहीं है वो। हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। कल का होमवर्क 8 to 15, ठीक है? दे दिया था ना मैंने, शायद 8 to 15 दिया था ना। कल 8 to 15 करेंगे हम। ऐसे ही धीरे धीरे बनता है, ठीक है? 1 महीना बाद देखोगे कि आप 85 सवाल या 1 आध 100 सवाल बना चुके होगे, ठीक है? 1 to 7 हो गया। कल करेंगे 8 to 15। ऑलरेडी पढ़ा रखा है, थ्योरी कर कर आइएगा। चलिए, इसका काम इज डन। नेक्स्ट होमवर्क वाज टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। ये बना हमसे? बिल्कुल आसान सा सवाल है। बी, बी के लिए नीचे क्या लिखोगे? 10 न्यूटन। ऊपर क्या लिखा हुआ है? T1। काम हो गया। T1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। आया ये आप सबका? सी, सी क्या लिखा हुआ है? 10√3 न्यूटन। ऊपर क्या लगा हुआ है? T2। तो T2 का वैल्यू कितना आएगा? अब इसको कौन से एंगल में तोड़ना है, वी डोंट नो। तो सबसे पहले एक्सिस ले लो। अब बस ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर ये थीटा मान लिया तो ये क्या होगा बच्चा? 90 - थीटा। अच्छा, ये अगर 90 - थीटा है, ये परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है? और उसमें से ये कितना है? 90 - थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 90 - थीटा। 90 - 90 क्या देगा? 0। और माइनस ऑफ माइनस थीटा क्या देगा? तो क्या हम इसको मिटाकर थीटा लिख दे? ज्यादा गंदा हो जाएगा डायग्राम। बस काम हो गया। इस बॉक्स पर, ए पर, नीचे क्या है? WA। अब देखना ध्यान से, T2 को तोड़ो। जिनसे नहीं बना प्लीज ब्रेक करो T2 को। एंगल बना के दिया मैंने आपको। T2 को जब आप ब्रेक करोगे तो इधर वाला क्या आएगा? T2 cos थीटा। ये आया। और T2 का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? T2 sin थीटा। T1 को तोड़कर बताओ। T1 को जब इधर गिराओगे, है ना, तो T1 की तरफ क्या है? थीटा बना हुआ है। तो दिस विल ऑल्सो गिव यू T1 cos थीटा। और T1 को जब इधर गिराओगे, इधर, तो दिस विल गिव यू T1 sin थीटा। अब लिख दो। एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखोगे? T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू T2 cos थीटा। वैल्यू पुट करो T1 और T2 का।
T1 is how much? 10 Newton. Sin theta is how much? We don't know. T2 is how much? 10 root 3 Newton. Cos theta is how much? We don't know. 10 से 10 गया. Sin theta divided by cos theta will give you root 3. बताओ 10 में क्या पढ़ा हमने इसको? Sin by cos is tan. tan किसके लिए रूट 3 होता है बच्चा? 60 डिग्री. वर्टिकल में आपको खुद लिखना है. लिखो वर्टिकल वाला जिनसे नहीं बना. ऊपर वाले फोर्स एक तरफ, नीचे वाले फोर्स एक तरफ. ऐसे ही आराम आराम से करेंगे हम, है ना. मैंने देख लिया उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ है नहीं. बहुत कम कर दिया यार पूछना. लिखा गया सभी का. वाई एक्सिस पर कौन कौन से फोर्स है बेटा? T1 cos थीटा, T2 sin थीटा. और नीचे कौन सा है? WA. वैल्यू पुट कर दो सारा. T1 T2 और थीटा का वैल्यू पुट करो. टेन cos 60 प्लस 10 root 3 sin 60 is equals to WA. कितना आया WA का वैल्यू? 20 आया सभी का. सब घर पे जाके बनाओ एक बार. ये सब चीज को टफ माना जाता है आपके लिए. ये है ना, ये सब टफ माना जाता है आपके लिए. तो यहां से तो स्टार्ट होता था फिजिक्स. सेम सवाल. यार ये तो बनना चाहिए था. बनाइए. W पर नीचे W, ऊपर T. ये आया आपका? बराबर करके बताओ कितना आएगा. T का वैल्यू W के बराबर. ठीक. अब यहां पर इधर वाला नीचे क्या लिखा हुआ है? W. अच्छा, टेंशन किधर एक्ट करता है बेटा? धागे के अलोंग और धागे से दूर. टेंशन किधर एक्ट करता है? धागे के अलोंग और धागे से दूर. मुझे बस ये एंगल बता दो. ये थीटा होगा. अच्छा, इधर वाला एंगल क्या होगा बेटा? ये दो लाइंस पैरेलल हैं. क्लास 8 में पैरेलल लाइन पर ये क्या बना हुआ है? ट्रांसवर्सल. तो दिस विल बी आल्सो थीटा. काम खत्म. तोड़ के बताओ. इन दोनों टी को तोड़ के बताओ. तो एंगल के तरफ गिरेगा तो टी कॉस थीटा. एंगल से अवे गिरेगा तो टी साइन थीटा. एंगल के तरफ गिरेगा तो टी कॉस थीटा. एंगल से अवे गिरेगा तो
टी साइन थीटा, इतना तो याद हो गया होगा कम से कम। ऊपर क्या क्या है, टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, जुड़कर क्या देगा, टू टी साइन थीटा। नीचे क्या लिखा हुआ है, डब्लू। टी का वैल्यू तुमने क्या निकाला यहां पर, डब्लू पुट कर दो। डब्लू से डब्लू गया, टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई टू। साइन थीटा वन बाई टू किसके लिए होता है बच्चा, इसके बाद अगर आप 60 डिग्री लिख दो तो दैट इज अ क्राइम, है ना। गलती करना है तो यही कहीं गलती कर दो भाई। साइन थीटा हाफ को लेके 60 डिग्री लिखना इज अ क्राइम। ठीक है, तो पुली का कष्ट आपका फिलहाल के लिए हो गया खत्म, अब जब डायनेमिक्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज, हो गया, नोट हो गया, नोट कर रहे हैं, करिए 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 करिए। अब बढ़िया से सुनना जो भी मैं बोलूंगा, ठीक है। लिखने का भरपूर टाइम मिलेगा, सुनना जरूरी है, बढ़िया से सुनना, क्योंकि यही चीज है जो एकदम लाइफ लॉन्ग डायनेमिक्स में प्रॉब्लम देगी, अरे यार फ्रिक्शन लगेगा किधर। ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो फ्रिक्शन लगेगा किधर के पहले क्लास 8 में फ्रिक्शन के बारे में क्या पढ़ा वो हम लिखेंगे। अब क्लास 8 में टेंशन नहीं ना पढ़ा था बेटा आपने, है ना, क्लास 8 में आपने नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं पढ़ा था, तो इसीलिए उसके बारे में हमने नहीं पढ़ाया आपको। बट क्लास 8 में आपने फ्रिक्शन तो पढ़ा था, और सवाल वहां से भी आता है। तो पहले तो बताओ, व्हाट वाज फ्रिक्शन इन क्लास 8। हाँ, फ्रिक्शन था क्या, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, डिस्प्लेसमेंट था, क्या था फ्रिक्शन, फोर्स। लिखो, इट इज अ फोर्स। एकदम बेसिक सा चीज करेंगे, एकदम जितना वहां था, इट इज अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन और अपोजेज टेंडेंसी ऑफ मोशन। ये समझाएंगे हम ये आपको। तो चूंकि हमने एक वर्ड यूज किया यहां पर, मोशन, तो वो भी देख ही लेते हैं। बताओ, ये तो 7 में हो गया। लिखो, मोशन क्या होता है, फिर से लिखेंगे काइनेमेटिक्स वगैरह जब पढ़ेंगे तब। अभी बताओ मोशन क्या, ये 7 8 वाला सिस्टम ना अभी खत्म कर देंगे, है ना। अब काइनेमेटिक्स जब करेंगे तो वहां पर फिर मोशन को नहीं डिफाइन करेंगे। मोशन क्या होता है, चेंजिंग पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मोशन के साथ साथ क्या पढ़ते थे आप, रेस्ट। व्हाट वाज रेस्ट, नो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
So now when I say friction is a force that opposes motion, अच्छा एक चीज और, what is the direction of motion? बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है ये, क्लास 9 का है, कल ही पढ़ाया मैंने क्लास 9 में। ये सब चीज नहीं सीखोगे तो ये सब कैसे पता चलेगा? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन? लिखो, ये सब रटना है बेटा। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, रटना है ये। इट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन, इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रहेगा ये, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जल्दी से बताओ, इसका क्या होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन? कौन सा डायरेक्शन होगा? एक्स एक्स, अब फालतू चीज लेफ्ट टू राइट नहीं बोलना है। एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? आई कैप। तो डायरेक्शन इज अलोंग आई कैप। फालतू चीज नहीं, अब लेफ्ट टू राइट वो सब नहीं। तो हम और क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बताओ इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? माइनस आई कैप। तो हम सबके दिमाग में कम से कम क्लास 8 और 9 वाला चीज सेट हुआ। क्या सेट करना है? मोशन का डायरेक्शन हम किसको देखकर बताते हैं? एक्सेलरेशन को, फोर्स को, वेलोसिटी को, किसको? वेलोसिटी को देख। बॉडी किधर मूव किया, और मूवमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वेलोसिटी। ठीक, क्लियर है ये चीज? इसमें कुछ पूछना है किसी को? क्या बोलता है? तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। लिखो। तो ये शुरू में समझने के लिए, और फिर आगे समझने के लिए। ये है सही वाला, एग्जैक्ट, नीचे जो लिखा मैंने। अपोजिट टू दैट ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव बाद में आएगा ना, काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे ना तब आएगा रिलेटिव वगैरह सब। अभी हमारे पास क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट फिक्स होगा, और उस जैसे रोड है, रोड फिक्स होता है ना, रोड तो नहीं मूव कर रहा होता, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। तो जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन होता है मोशन का, वही हम वेलोसिटी का डायरेक्शन भी लेते हैं, वही मोशन का डायरेक्शन लेते हैं, और उसके अपोजिट में क्या करते हैं? फ्रिक्शन का फोर्स लगा देते हैं। ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि रोड क्या होता है? रुका हुआ। लेकिन वही जब एक्सीलेटर वगैरह सब आएगा, एक्सीलेटर पर चढ़े होंगे आप, नहीं चढ़े कोई बात नहीं, से फॉर एग्जांपल रोड ही मूव करने लगे, तो फिर हमें क्या देखना होता है? रिलेटिव मोशन। तो जब वो आएगा काइनेमेटिक्स में तब देखा जाएगा, अभी हमारे लिए यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर बनाना होगा वेक्टर फॉर्म में, तो किधर बनाओगे? मोशन के अपोजिट। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टेंडेंसी ऑफ मोशन। टेंडेंसी ऑफ मोशन।
तो सभी कोई अपना पेन अपने कॉपी पर रखिए, रखिए, सिखाते हैं आपको टेंडेंसी ऑफ मोशन। रख दिया आपने? किसी एक तरफ से आप उस पर फोर्स लगाइए, हल्का, एकदम हल्का, जिससे वो मूव ना करे, बस एकदम हल्का, जिससे वो मूव ना करे। ठीक है, थोड़ा और बढ़ाइए। तो एक समय ऐसा आएगा कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। लेकिन जब तक वो मूव नहीं किया है ना, जब तक वो मूव नहीं किया है, तब उस समय हम मोशन का डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? तो देखो ध्यान ध्यान से, ये था आपका पेन, आपने उस पर फोर्स लगाया, रुका हुआ था, मूव नहीं हो रहा है, बट मूव करेगा तो किधर करेगा, आगे की तरफ। तो इसी को क्या बुलाते हैं आप, टेंडेंसी ऑफ मोशन। मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, बट अगर मूव करता तो किधर करता, आगे की तरफ। तो इसको आप क्या बुलाओगे, इसकी टेंडेंसी किधर है, आगे जाने की तरफ। इसको क्या बुलाते हैं हम, टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो क्या आप मुझे इसमें, इस ऑब्जेक्ट पर ऐसा फोर्स लग रहा है, इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन बता सकते हो किधर जाने का है? माइनस आई। ये समझ में आता है आपको? ये डायग्राम बनाओ, एफ, लिखो, इसी को एक्सप्लेन करके लिखवा ले रहा हूं। फॉर ए स्मॉल फोर्स एफ, द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। तो हमारा पेन मूव हुआ था स्मॉल फोर्स के लिए, नहीं हुआ था ना? वही चीज लिख रहे हैं, फॉर स्मॉल फोर्स एफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, बट टेंडेंसी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is to go along आई कैप। यही एग्जाम्पल ये है, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं हम आपको। इज टू गो अलोंग आई कैप और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर यहां तक हो गया सभी का नोट? बट टेंडेंसी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज टू गो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर डेफिनेशन में एक बार आओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन? इट इज अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन और अपोजेज टेंडेंसी ऑफ मोशन। टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। देयरफॉर लिखो, देयरफॉर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी टुवर्ड्स माइनस आई कैप। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डब्बे में बंद करेंगे और इसको डब्बे में बंद करेंगे, काम की चीज यही है। ठीक है, तो ये चीज आपने नहीं सीखी, ये क्लास 11 की चीज है, टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक, इसमें कुछ पूछना है किसी को, ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझ में आया हो टेंडेंसी ऑफ मोशन में? मिला जुला के बात क्या है भाई, जब तक आपका रोटेशन वाला चैप्टर शुरू नहीं हुआ है तब तक फ्रिक्शन किधर लगेगा, जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं उसके
अपोजिट डायरेक्शन में, गिवन दैट कि नीचे वाला सरफेस क्या हो, फिक्स हो। ये ध्यान रखना, दो चीजें हैं, है ना। ये नहीं हो रहा हो, अभी नहीं होगा, ठीक है, जब तक डायनेमिक्स नहीं आएगा तब तक ये नहीं होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। पहले तो जो नहीं हो रहा है वो कर लें, आसान वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन क्लास 8 का क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये सब थ्योरी में पूछ लेता है कभी कभी, एबीसीडी करके मल्टीपल चॉइस में। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ज्ञान की बरसात करें आप लोग। क्या बोला था 8 वाला, हट, सरफेस इरेगुलरिटी जितना भी हो, बट अगर इंटरलॉकिंग नहीं हुआ तो फ्रिक्शन नहीं होगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, पढ़ा था ये डायग्राम, इंटरलॉकिंग, लिख लो कोई बात नहीं, अरे भूल जाते हैं। द surfaces which have irregularities, वो सरफेस इरेगुलरिटीज लिख लेना, सरफेस इरेगुलरिटीज। डायग्राम बनाइए फिर से। हाउ टू ड्रॉ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो जो जो आप बना सकते हो मुझे बनाकर दिखाओ। What is a free body diagram? It is drawn again by showing all the forces, ठीक है, बन गया सभी का। एक फोर्स नीचे की तरफ, चूंकि ये दो सरफेस कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद एक एक्स्ट्रा फोर्स जो बाहर से लग रहा है, और चूंकि फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, आप आई कैप में फोर्स लगा रहे हो तो इसकी टेंडेंसी किधर जाने की है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और फ्रिक्शन का फोर्स कहां लगता है, सरफेस के ऊपर। तो ये नया सीखा आपने, जिनका बन गया अच्छी बात है, जिनका नहीं बना कोई बात नहीं, बना लो। तो फ्रिक्शन अभी फिलहाल जब तक रिलेटिव आपको नहीं पढ़ा दिया जाता बना लेंगे हम।
फ्रिक्शन किधर बनाएंगे? अपोजिट टू दैट ऑफ जो भी फोर्स लग रहा है उसके, जिधर टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट के जाने की उधर। नेक्स्ट सेक्शन जो हम सीखने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ों बड़ों के दिमाग में नहीं जाता एक बार में, ठीक है? तो मैं भी 2-3 बार कोशिश करूंगा, एक बार में आपके चला गया तो अच्छी बात है, बट कोई बात, कोशिश करना है। ये अभी mg और n भूल जाओ। ठीक है, सपोज द अप्लाइड फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल। आपने पेन कॉपी पर रखा था, तब हल्का से जब टच किया था तो पेन मूव हुआ था? नहीं हुआ था। तो मान लेते हैं कि आपने बहुत छोटा सा फोर्स लगाया, बहुत छोटा फोर्स 0.01 न्यूटन, और पेन मूव नहीं हुआ। दो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सीख रखा है, एक वेक्टर का और वेक्टर के इक्विलिब्रियम का। ध्यान से सुनना। तो अगर ये मूव नहीं हुआ, आपके 0.01 न्यूटन फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, तो आप क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तभी मूव नहीं हुआ। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो क्या होता? मूव करना शुरू कर जाता। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? सारे फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? जीरो। जब सारे फोर्सेस का सम इसके ऊपर जीरो है तो इसका मतलब रुका हुआ है, तो बाद में भी क्या होगा? रुका हुआ होगा। व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर? एफ किधर है बेटा? आई कैप। ये एफ किधर है? माइनस एफ आई कैप। नेट इज दिस। तो हम क्या बोल सकते हैं? बट बहुत छोटा फोर्स जब आपने 0.01 न्यूटन का लगाया होगा, ऑब्जेक्ट चूंकि मूव नहीं किया, तो फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होगा? 0.01 न्यूटन। तो ये समझ में आता है? पहले ये बताओ, 2 मिनट सोचो आराम से। ऑब्जेक्ट कब मूव नहीं करेगा बेटा? जब उधर से बराबर फोर्स लग रहा होगा तभी। 8 में सिखाया था आपको, है ना, कि दो बच्चे ऐसे धक्का दे रहे थे बॉक्स को, एक इस तरफ से एक उस तरफ से, सेम तरीके से। तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि दोनों समान धक्का दे रहे थे, दैट्स वाई। यहां पर तो एक ही धक्का दे रहा है तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उधर से कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी मूव नहीं हुआ होगा। सपोज आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, और अभी मैं बता रहा हूं आपको कि अभी भी मूव नहीं हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखोगे? 1 न्यूटन। तभी ये मूव नहीं हुआ होगा। आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, और मैं ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अभी भी मूव नहीं हुआ, फ्रिक्शन क्या लिखोगे? ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 20 न्यूटन का लगाया तो भी नहीं मूव किया, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखोगे? नाउ इफ आई से, जैसे ही आपने 20 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाया, इट स्टार्ट्स मूविंग। इट क्या बोला मैंने? जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? ये है काम वाली चीज। ठीक है, इस कंसेप्ट को मेमोराइज करना है। ठीक है, क्या है कंसेप्ट? देखना जरा ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हो। तो फोर्स जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाए। हमेशा तो नहीं ना रुका हुआ रहेगा बेटा। पेन को अगर आप
कॉपी पर रखो, धीरे धीरे करके फोर्स बढ़ाओ, एक समय ऐसा आएगा पेन मूव करने लगेगा। उस समय को पहले क्या बुलाएंगे ये बताओ? जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका मतलब आपको क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट स्टार्ट्स मूविंग? और जस्ट स्टार्ट्स मूविंग के लिए फिजिक्स का कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं हम? कि उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? ठीक है, इसको नोट करो। ये कंसेप्ट है, ये रटना है। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल में जब आपको लिखा होगा ना कि आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया एंड ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, तो जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अगर लिखा होगा तो अपने दिमाग में क्या चलेगा? कि उस पर कौन कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? मैक्सिमम। वैल्यू कैसे निकलेगा वो बाद की बात है, अभी लिखो इसको। ये है कंसेप्ट, और ये बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। कभी म्यू के लिख रहे हैं, कभी म्यू एस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ये रटना है। ये जो मैंने आपको 0.011520 लिख दे के जो दिया है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से लिख के दिया है कि ऐसा होता है। हर ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या होगा? अलग अलग होगा। कोई 20 न्यूटन में मूव करना शुरू होगा, कोई 50 में। जो जितना भारी होगा वो इतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। ये है बेसिक। ये याद रखना है। याद नहीं रहेगा तो फिर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस चीज को। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि यार क्या लिखें फ्रिक्शन का फोर्स। कभी बोलता है ये लिखने, कभी बोलता है वो लिखने, समझ में ही नहीं आएगा। कभी बोलेगा फ्रिक्शन लिख दो 1 न्यूटन, कभी बोलेगा बोलता है 20 न्यूटन। है ना? या मेरे को बहुत तकलीफ हुआ था ये वाले में, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको तरीके से समझाऊं। आ गया तो अच्छी बात है। तो इस डेटा के हिसाब, नोट हो गया? कर रहे हैं, करिए। हो गया बेटा सबका? तो इस डेटा के हिसाब से अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि मान लो 18 न्यूटन का आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 18। क्योंकि मैंने आपको क्या लिख के दिया? वो कब मूव स्टार्ट करेगा? जब फोर्स 20 पर पहुंचेगा। लेकिन अगर जब फोर्स 18 पर ही है, और 18 पर क्या होगा? वो रुका हुआ होगा, वो जस्ट मूव भी नहीं पहुंचा होगा। तो इधर से 18 और उल्टे तरफ से भी 18। यही नहीं समझ में आता लोगों को कि कैसे निकाला 18। हम तो वाली फॉर्मूला लगा के म्यू एस इंटू एन कर देंगे, तो उससे नहीं होगा। अब बात आती है इसके आगे की। तो एक्चुअल में अगर आप इसको फोर्स को और बढ़ा दो, तो जब ऑब्जेक्ट 20 न्यूटन पर ही मूव करना शुरू कर दिया, तो 25 लगाओ, 50 लगाओ, 40 लगाओ, वो तो मूव करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या करते हैं? फ्रिक्शन का फोर्स हम क्या लेते हैं? मैक्सिमम वाला। बट एक्चुअल में जो फोर्स लगता है फ्रिक्शन का, इट इज लेस देन मैक्सिमम। तो आप यहां लिखो लेस देन मैक्सिमम।
और यहां लिखना फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम मैक्सिमम लेकर सॉल्व कर देते हैं। ये मैंने आपको क्यों लिखाया, पहले लिख लो। ये भी क्लास 8 से ही आंसर आएगा। नोट हो गया? फ्रिक्शन विल बी लेस देन मैक्सिमम। नोट हो गया सभी का? सुनना आप ध्यान से। अगेन क्लास 8, नहीं तो पढ़ लेना एक बार क्लास 8 का एनसीईआरटी, खराब थोड़ी ना है। क्लास 8 में आपने 3 तरीके का फ्रिक्शन पढ़ा था, याद है? एक स्टैटिक, एक काइनेटिक, और एक रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें तो हम जा ही नहीं रहे। ये आपका रोटेशन में होगा, तो जब होगा तब देखा जाएगा। और वहां हमने एक चीज रटी थी। क्या रटा था? मैंने तो रटवाया था, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, याद है? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? वेरी गुड। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो ध्यान से सुनना, फिर लिख लेना। तो चीजें रुकी हुई होती हैं बेटा। मान लो ये और ये चीजें रुकी हुई हैं, तो आसानी से फंसता है वो इंटरलॉकिंग में। ठीक है? और इंटरलॉकिंग अगर अच्छा हुआ है तो फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा। उसको तोड़ना मुश्किल है ना बेटा। अगर इंटरलॉकिंग अच्छी हुई है, देन ब्रेकिंग इज डिफिकल्ट। और ब्रेकिंग इज डिफिकल्ट मींस व्हाट? फ्रिक्शन इज मोर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराऊं तो क्या होगा? इंटरलॉकिंग टूटने की कोशिश करेगा। रुके हुए में ये इंटरलॉकिंग है। अब मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर वाला मूव करता है, देयरफॉर फ्रिक्शन विल बी लेस। सब लिखने का मौका मिलेगा, समझ लेना। ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। अब वापस से अपने एक्सपेरिमेंट पर आओ। 20.01 पर ऑब्जेक्ट क्या था? रुका हुआ था। इट्स जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो 20 पर वो क्या है? रुका हुआ है। तो 20 पर फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा? मैक्सिमम। 25 पर वो क्या हो रहा है बेटा? मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या आना चाहिए? 20 से कम। यही लिखा मैंने, एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम, बट प्रॉब्लम हम बता नहीं पाएंगे कितना फ्रिक्शन लग रहा है उसके ऊपर। ठीक है? तो इसीलिए हम मैक्सिमम को लेकर प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं। अब लिख लो इसको। ये रहा एक्चुअल का एक्सप्लेनेशन। व्हाई एक्चुअल फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्स? क्यों? मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना आपको सिखाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलता है। उसके लिए परेशान नहीं होना है। परेशान इन सब चीजों के लिए होना है जो कंसेप्ट है।
ये समझने वाला चीज है फिजिक्स का। ये बेटा नोट, इस बेसिस पर जो हमने सीखा, क्या सीखा, दो रीजन है अपने पास, मैक्सिमम के पहले और मैक्सिमम के बाद। दिख रहा है सभी को? मैक्सिमम के पहले फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे निकालोगे? जो भी अप्लाइड फोर्स है उसके बराबर। दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? तो मैक्सिमम के पहले हम क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। ये पहले मुझे बना लेने देना, फिर आप बनाना। मान लेते हैं यहां कहीं मैक्सिमम फोर्स है। तो मैक्सिमम के पहले जब तक फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड मैक्सिमम फोर्स? जो भी अप्लाइड फोर्स होगा वो मैक्सिमम फोर्स के बराबर होगा। तो अगर मान लो आपने 1 लगाया तो ये कितना होगा? 1। आपने 2 लगाया तो ये कितना होगा? 2। आपने 3 लगाया तो ये कितना होगा? 3। तो इस तरीके से आप ग्राफ बनाते तो आपको कैसा दिखता? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बनाओ इसको। बन गया? इसमें कुछ पूछना है आपको? मैक्सिमम के बाद क्या होगा? वो घट जाएगा। कितना घटेगा वी डोंट नो, तो ये एक्सपेरिमेंट से आता है अगला वाला। तो थोड़ा सा कम होकर ये ऐसा हो जाता है। तो बना लीजिए इसको। थोड़ा सा घटता है, ठीक है, थोड़ा सा। तो अगर मान लो 20 न्यूटन है तो 19.95, 19.9 इस तरीके से घटता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बराबर क्यों ले लेते हैं? क्योंकि जो घटता है, जो कम होता है, वो कितना घटता है? थोड़ा कम होता है, दैट्स वाई। दिस ब्लैक वाली लाइन इज द रीजन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस ग्रीन वाली लाइन इज द रीजन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, पहले तो ये लिख,
is called limiting friction. तो ढंग से सवाल बनाना फ्रिक्शन का, बेसिक का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, फ्रिक्शन का सवाल अगर मुझे सॉल्व करना है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मैक्सिमम बार। मैक्सिमम अगर पता है तो वी कैन डू इट, ठीक है। मैक्सिमम के पीछे आया तो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, और मैक्सिमम के आगे आया, ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहा तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम से कम, थोड़ा कम। बट अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहा तो किसके बराबर होगा? मैक्सिमम के बराबर। ध्यान रखना इस चीज का, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो मैक्सिमम वैल्यू है वही है आंसर। बट वही चीज अगर थ्योरी में पूछा तो थोड़ा सा एक्चुअल आंसर। अब बात आती है, ये मैक्सिमम निकालते कैसे? हाउ टू कैलकुलेट? सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो इसका फिर से एफबीडी बनाओ। सबका डेफिनेशन भी मैं लिखवा दूंगा कल की क्लास में, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, अभी तो उसके लिए परेशान नहीं होने का। तो हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे? नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स, और आगे की तरफ अप्लाइड फोर्स। ये बना हमारा। तो वैल्यू ऑफ दिस, है ना, maximum frictional force is given by mu s into n. This coefficient of static friction depends upon type of surface. It only depends upon type of surface. सरफेस अगर फिक्स है तो म्यू एस क्या हो गया? फिक्स हो गया। ध्यान रखिएगा, सरफेस अगर चेंज नहीं हुआ तो म्यू एस का वैल्यू विल रिमेन व्हाट? सेम। तो क्वेश्चन लिखो एक। फालतू वाला सवाल बनाइए आप, बताइए कितना फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालना है, एफ मैक्स।
मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे ना करो। दिस इज 2g, दिस इज n, दिस इज f, दिस इज स्मॉल f। और मैंने आपको अभी तक क्या बोला है, जब तक हम डायनेमिक्स नहीं पढ़ेंगे हमारा बॉडी क्या चीज में है, इक्विलिब्रियम में है। वो अंडरस्टूड है, ठीक है, वो लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पहले ही बोल दिया कि अभी इक्विलिब्रियम ही हम पढ़ रहे हैं। वाई के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम लिखो, वाई के अलॉन्ग क्या लिखोगे, एन ऊपर की तरफ, 2g नीचे की तरफ। तो एन का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2g के, विच इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अब एफ मैक्स का वैल्यू बताओ। म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस क्या होगा, 0.2, 4 न्यूटन। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कैन यू से अप्लाइड फोर्स कितना होगा, बोलिए, बोलिए अप्लाइड फोर्स कितना होगा। कोई बात रहने दीजिए, अभी आगे, बाद में, अभी नहीं। अभी तो पहले म्यू एस इंटू एन करना हम सीख लें। क्वेश्चन लिखो। चार अलग अलग सवाल हैं, ढंग से सोच कर बनाना। अगर ये बन गया तो फ्रिक्शन समझ गए आप, जो टफ वाला फ्रिक्शन वाला है, दैट इज डन। आराम से करिएगा, सोच समझ कर।
कंसेप्ट क्या लर्न करा है हमने? फ्रिक्शन की कहानी कहां से शुरू होगी बेटा? कौन से फ्रिक्शन से? मैक्सिमम से। और मैक्सिमम कैसे निकलता है सिखाया मैंने आपको करने के लिए। मुझे पहले मैक्सिमम का वैल्यू बताओ कितना आएगा। नीचे की तरफ 10G, ऊपर की तरफ N, इधर फ्रिक्शन और इधर F तो लगा ही रखा है आपने। मैक्स निकल गया सभी का? क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला में हम इतना डूब जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूला किस चीज का था। ये फॉर्मूला किसका है? फ्रिक्शन निकालने का नहीं है। किसका है? मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला है। ध्यान रखना, इसलिए मैं हमेशा इसको एफ मैक्स ही लिखता हूं। 0.2 इंटू 10G का वैल्यू कितना होगा बेटा? 100 न्यूटन। दिस विल गिव यू हाउ मच? 20 न्यूटन। तो एफ मैक्स, और इस केस में फ्रिक्शन को हम क्या बुलाते हैं? लिमिटिंग। थ्योरी में क्या सीखा? अगर मुझे कैलकुलेट करके बताना हो तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 20 न्यूटन। क्यों आता है वो भी सिखाऊंगा अभी। और इससे अगर कम हुआ तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। बोलो, ये आया आपका आंसर। इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा होगा? स्टैटिक। सिखाया ना बेटा अभी। मैक्सिमम के पीछे तो लिख के भी दिया मैंने आपको, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम के आगे अगेन जो फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। क्यों आएगा सेम, अभी सिखा देते हैं वो भी। और मैक्सिमम पे तो मैक्सिमम ही है। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में लेकिन हम यहां पर क्या लिखेंगे? काइनेटिक। मैच कर लो, ये आया आपका आंसर। ठीक है। नोट करके लिखो। फॉर कैलकुलेटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन, we use following relation. Kinetic friction is equals to mu k into n. This is called coefficient of kinetic friction. ठीक। This mu k ये होता है एक्चुअल रिलेशन। तो यही चीज मैंने आपको ऊपर लिखवाया अभी, याद करो। म्यू के अगर छोटा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा? कम। देखो ना,
लिमिटिंग का वैल्यू क्या लिखा आपने, म्यू एस इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आपने क्या लिखा, म्यू के इंटू एन। तो के अगर छोटा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा, कम। एस, म्यू एस अगर बड़ा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा। ये हमने एक्चुअल में भी लिखा कि एक्चुअल में ये होता है। नोट टू, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। तो हमने यहीं पर लिखा ना, 25 न्यूटन पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता, बट हमने जो वैल्यू लिखा वो कौन सा लिखा, मैक्सिमम वाला। तो ये है। और ये कब होगा बेटा, जब म्यू एस और म्यू के क्या होंगे, इक्वल। तभी दोनों बराबर आएगा। यहां देखो, जब तक म्यू एस और म्यू के का वैल्यू बराबर नहीं होगा तब तक ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें क्या दिमाग लगाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या होगा, म्यू एस और म्यू के बराबर। तो मैक्सिमम लेकर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बट ध्यान रखना, कहीं अगर जो म्यू एस और म्यू के अलग हुआ किसी सवाल में, तो ये वाला आंसर कैसे निकलेगा, ये वाला आंसर कैसे निकलेगा, म्यू के इंटू एन। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी बस खाली समझा दे रहा हूं, उसे होगा नहीं बट ठीक है, अगर मान लो हो गया तो म्यू एस का वैल्यू कितना दिया मैंने आपको, 0.2। तो किसी क्वेश्चन में आपको म्यू एस के साथ साथ म्यू के लिख के दे दे 0.1 या 0.19, तो कैसे निकालोगे, 0.19 इंटू 100, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 न्यूटन। ठीक है। तो जिस सवाल में म्यू के और म्यू एस अलग होगा उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो अभी जनरली नहीं होगा तो अभी परेशान नहीं होना, जब होगा तब बता दिया जाएगा। क्वेश्चन लिखिए। काम हो गया फ्रिक्शन का। A block of weight 100 Newton lying on a horizontal surface just begins to move when horizontal force of 25 Newton is applied on it. Determine mu s, coefficient of static friction. आई होप इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। अंडरलाइन कर लीजिए। एरो बनाकर बनवाया था मैंने, आपको बोला था रट लेना।
डायग्राम बनाओ, आंसर लाओ। बनाओ ना, ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, बनाओ इसको ऐसे। दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस। 25 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, बनाओ इसको। 25 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स, और इसके बाद एफबीडी बना दो, आंसर ले आओ। जस्ट बिगिंस टू मूव, क्या रटा है वो? वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। कितने न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हो? 25 न्यूटन, वही है मैक्सिमम। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम जब आप लिखोगे, एफ का वैल्यू विल बी, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू विल बी 25 न्यूटन। ये आया सभी का? जब आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम लिखोगे तो एन ऊपर की तरफ, 100 नीचे की तरफ, तो एन का वैल्यू कितना आएगा? अब एफ मैक्स का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, और वैल्यू पुट कर दो सारा। एफ मैक्स इज हाउ मच? 25। म्यू एस वी डोंट नो, एन इज हाउ मच? 100। तो म्यू एस का वैल्यू कितना आएगा? 25/100 विच इज इक्वल टू 0.25 विदाउट एनी यूनिट्स। अच्छा एक चीज और, ये डब्बे में बंद करके लिख लेना, ये जो म्यू का वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। 0 तो नहीं हो सकता है ना, परफेक्ट स्मूथ सरफेस तो नहीं बना सकते ना हम, म्यू का वैल्यू 0। बट म्यू बहुत छोटा हुआ तो उसको हम क्या मानते हैं? स्मूथ सरफेस। ये बताओ 0.25 आया हम सबका आंसर? हाँ, तो होमवर्क तो मैंने दे ही दिया है, ठीक है। आज ये लिखने वाला कुछ नहीं देंगे, इसी को कंप्लीट कर लेना। वो जो है ना ट्यूटोरियल शीट, कहां से कहां तक? 8 to 15। चलो, जा सकते हो।